नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि हमने हाल ही में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इस प्रोग्राम की शुरुआत के पीछे का ध्येय ये था कि हाल फिलहाल में जितनी भी खबरें पिछले एक सप्ताह में पर्यावरण से संबंधित रही हैं, उन पर विस्तार से बात की जा सके, खास तौर से उनके स्टैटिक पोर्शन पर बात की जा सके। हाल ही में यूपीएससी एग्जामिनेशन में और विशेष तौर से यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ये देखने में आया है कि जितनी भी हाल फिलहाल की खबरें हैं उनके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही कारण है कि हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। ऐसी खबरें जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक कौन से होंगे। इस सप्ताह जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उन्हीं को हम चुनते हैं। तो पहली हमारी खबर होगी पिग्मी हिप्पो से जुड़ी हुई। पिग्मी हिप्पो की संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझेंगे। इसका मूल निवास स्थान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, व्यवहार किस प्रकार से रहता है। इसी प्रकार से जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ हाथियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो अगला टॉपिक होगा अफ्रीकी हाथी और जिम्बाब्वे। नेट जीरो एक ऐसा शब्द है जो आज लगातार पर्यावरणीय चर्चाओं में प्रमुखता पाए हुए है। तो नेट जीरो का वस्तुतः अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। और फिर एक और खबर पर बात होगी जो बाढ़ों की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की आवृत्ति में यानी उनके लगातार आने में, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जिसके पीछे का कारण जलवायु परिवर्तन की घटना को माना जा रहा है। तो इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अपनी पहली खबर को देखेंगे, लेकिन पहली खबर से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की अलग अलग शाखाओं में आईएएस फाउंडेशन बैच का प्रारंभ हो रहा है। अलग अलग शाखा में इसके दिनांक में और इसके किस समय पर बैच शुरू होगा इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसकी सारी सूचना आपके सामने यहाँ लिख दी गई है और आप एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे। आईएएस फाउंडेशन बैच कहाँ कहाँ शुरू हो रहा है? दिल्ली की करोल बाग शाखा में शुरू होगा। इसी तरह से जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज और इंदौर शाखाओं में आईएएस फाउंडेशन का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर उसकी दिनांक और समय दिए गए हैं। दिनांक और समय, हर शाखा का दिनांक और समय यहाँ पर दिया गया है और आप इसको ठीक तरह से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप एक महत्वपूर्ण नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन शाखाओं के पास ही स्थित है तो शाखाओं में जाकर के आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किस नंबर पर आपको कॉल करना है? 87501 87501। एक बार फिर से बोल देता हूं, 87501 87501। फिर से मैं लिखता हूं 87501 87501। ये नंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी इन फाउंडेशन बैच के बारे में हासिल कर सकते हैं। तो अपने एडमिशन को सुनिश्चित करिए और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़िए आईएएस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेकर के। चलिए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है पिग्मी हिप्पो। पिग्मी हिप्पो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में थाईलैंड के एक जू में मू डेंग नाम के एक पिग्मी हिप्पो ने जुलाई में जन्म लिया था। लेकिन हाल ही में इसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और लगातार थाईलैंड के इस जू में पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली गई। इससे वहां के संरक्षणकर्ताओं को ये चेतावनी भी देनी पड़ी कि इससे पिग्मी हिप्पो की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो निजता है, वो भंग हो रही है और जो इसके संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बाधा है। इसी के कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो पिग्मी हिप्पो के बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। पिग्मी हिप्पो नाम से आपको पता लगेगा कि इसकी जो कद काठी होती है वो पिग के समान होती है, यानी सुअर के समान होती है। और इसका कद काठी यानी इसकी ऊंचाई और इसकी लंबाई एक छोटे से पिग के बराबर होती है, एक सुअर के बराबर होती है, लेकिन ये आकार प्रकार में और देखने में एक हिप्पो की तरह दिखाई देता है। तो आप इसको बोना हिप्पो के नाम से भी जानते हैं और कई बार इसको ड्वार्फ हिप्पो के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। ये पिग्मी दरियाई घोड़े यानी पिग्मी हिप्पो बहुत दुर्लभ होते हैं और सामान्य तौर से जो परिचित सामान्य दरियाई घोड़े होते हैं उसके विपरीत इनको बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम इनके बारे में जाना जाता है। इनका जो मूल निवास स्थान है वो अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण देश लाइबेरिया
गिनी और सिएरा लियोन को माना जाता है, और साथ ही इनकी जनसंख्या आइवरी कोस्ट में भी पाई जाती है। पहले ये नाइजीरिया में भी पाए जाते थे, लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा इनका जो आवास है वो लाइबेरिया में पड़ता है। लाइबेरिया ये पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है। ये लाइबेरिया यहाँ पर स्थित है। लाइबेरिया के ही बराबर में सिएरा लियोन है और यहाँ पर ये गिनी पड़ता है। इसी के बराबर में ये कोटे डी आइवरे यानी आइवरी कोस्ट पड़ता है, और पहले ये नाइजीरिया में भी पाए जाते थे, लेकिन नाइजीरिया में ये अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ये मूल निवास स्थान है और सबसे ज्यादा संख्या इनकी लाइबेरिया में ही होती है, और मूल निवास स्थान मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका माना जाता है। लेकिन हाल ही में इनके आवास को होने वाले खतरे के कारण इनकी संख्या लगातार कम होती चली गई है, और विशेष तौर से आवास के नुकसान के कारण और इनका शिकार भी किया जाता है उसके कारण भी इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इनके व्यवहार की बात करें तो इनका व्यवहार किस प्रकार से होता है। ये रात्रिचर होते हैं, और रात्रिचर होने के साथ साथ बेहद एकांत प्रिय होते हैं। एक एकांत प्रिय होते हैं, यानी एकल रूप में ही रहना पसंद करते हैं। अपना दिन नदियों और दलदलों में छिपकर बिताते हैं, और रात में भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। इसलिए ये दिखाई भी कम देते हैं, और इनकी जनगणना करने में भी, इनकी संख्या को गिनने में भी एक कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि एकांत प्रिय होते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में जाने तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये पिग्मी कहलाते हैं, और क्योंकि इनका जो कद काठी होती है वो एक सुअर के समान होती है, इसलिए इन्हें पिग्मी कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये काफी बड़े होते हैं। वजन इनका लगभग 250 किलोग्राम होता है, जो एक पूर्ण विकसित सुअर के समान होता है। लेकिन ये आम दरियाई घोड़ा जो होता है उसकी तुलना में बेहद छोटे और हल्के होते हैं, क्योंकि आम जो दरियाई घोड़ा होता है, जो हिप्पोपोटामस होता है, उसका वजन इनसे लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि ये खाते क्या है, तो ये घास, पत्तियां, शाक, पौधों की जड़ें और गिरे हुए फल इनकी आहार में शामिल होते हैं। और खाने का तरीका कैसा होता है, इनके चौड़े जबड़े होते हैं, और इनके जो होंठ होते हैं आप देख सकते हैं बेहद मजबूत होते हैं, और इसी का प्रयोग वे अलग अलग वनस्पतियों को तोड़ने फाड़ने में करते हैं। ये इसके खाने का तरीका होता है। अगर हम इनकी जनसंख्या का अनुमान करें तो इनकी जनसंख्या के बारे में एक्सपर्ट्स द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या केवल 3000 के आसपास बची है, या उससे भी कम बचे हैं। और इसलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इनको संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। गिनती में इनकी चुनौतियां किस प्रकार से क्यों होती है, क्योंकि ये एकांत प्रिय होते हैं, अलग थलग रहते हैं, और रात्रि में ही एक तरह से खाने के निकलते हैं। दिन में ये छिपे हुए रूप में रहते हैं, इसलिए दलदल में छिप जाते हैं या किसी नदी में छिप जाते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी प्रकृति के बारे में जानना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनके ये किस तरह के खतरों से जूझ रहे हैं, तो जैसे खतरा हमने बताया, एक शिकार का खतरा है और एक इनके आवास को होने वाला संकट है। आवास को संकट क्यों है, वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण है। और मानवीय हस्तक्षेप किन कारणों से है, क्योंकि जहां पर ये रहते हैं वहां पर बड़े स्तर पर वनों की कटाई की जाती है, खनन किया जाता है, साथ ही उन क्षेत्रों में कृषि विस्तार भी हो रहा है, यानी तरह तरह से मानव अतिक्रमण इनके मूल आवासीय क्षेत्रों में फैला, और इसलिए इनकी संख्या दुनिया भर के अलग अलग जू में आप देख सकते हैं, वहां पर इनको संरक्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आवासीय विखंडन ही इनका संख्या का कम होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और साथ ही इनका शिकार भी किया जाता है। ये इनके सामने महत्वपूर्ण खतरा है। अब हम अगली खबर पर लौटते हैं, और अगली खबर हमारी यह है कि हाल ही में जिम्बाब्वे में लगभग 200 हाथियों की कलिंग यानी वध करने का निर्णय लिया है। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीकी दूसरा देश बना है, दक्षिणी अफ्रीका का ये दूसरा देश बना है जिसने अपने यहाँ हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। और हाथियों को मारने के पीछे की जो वजह है वो है हाल ही में इन दक्षिणी अफ्रीकी देशों में पड़ने वाला गंभीर सूखा, जिससे लोगों के लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए इन जानवरों को मार करके इनके मांस का प्रयोग लोगों को वितरण में किया जाएगा, ताकि उनकी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इससे पहले नामीबिया ने भी अपने यहाँ लगभग 83 हाथियों को मारने का निर्णय लिया था, उनको वध करने का निर्णय लिया था, ताकि उनके मांस के माध्यम से लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। और अफ्रीकी हाथियों की 2 प्रजाति है, एक सवाना हाथी और एक वन हाथी। इन दोनों के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, उनके IUCN के स्टेटस के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ 200 हाथियों को
मारने का निर्णय लिया है, यानी उनकी कलिंग का, उनका वध करने का निर्णय लिया है। कारण क्या है? अल नीनो के कारण, वर्ष 2023 में घटित होने वाले अल नीनो के कारण 4 दशकों का सबसे जबरदस्त सूखा अलग अलग देशों में, दक्षिणी अफ्रीकी देशों में पड़ा है, जिसमें से एक जिम्बाब्वे भी है। और इससे दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 68 मिलियन यानी 6.8 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं नकारात्मक रूप से। हाथियों को मार करके लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और उनमें मांस को वितरित किया जाएगा। 1988 के बाद ये पहला अवसर है 35 वर्षों में कि जिम्बाब्वे में हाथियों की कलिंग का, उनके वध का निर्णय लिया गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में सूखे का कारण क्या है? तो सूखे का कारण है अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो है पूर्वी, आप देख सकते हैं ये अल नीनो की घटना के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर है। ये विश्वत हो गई और ये पूर्वी हिस्सा हो गया पेरू तट के पास। पूर्वी विश्वतीय प्रशांत महासागर में सतही जल के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि होना, इस असामान्य रूप से अल नीनो के कारण असामान्य रूप से जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ का हवाओं का जो पैटर्न है आप जानते हैं, यहाँ की वायु हल्की होने लगती है और हल्की वायु ऊपर की तरफ उठती है और इसका स्थान ठंडी वायु लेती है। तो हवाओं की दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती है। इससे दक्षिण अमेरिकी देशों में भारी वर्षा होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीकी देशों में वर्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में सूखा महसूस किया जा रहा है और ये अल नीनो की घटना वर्ष 2023 में विशेष रूप से देखी गई, बहुत प्रभावी थी और इसी के कारण से ये सूखे की घटना घटी है और इससे निपटने के लिए, भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाथियों की कलिंग का निर्णय वहां पर लिया गया है। जिम्बाब्वे में जो हाथियों की संख्या है वो लगभग 84,000 है, लेकिन जिम्बाब्वे का जो पूरा वनीय क्षेत्र है, जो उसकी वहन क्षमता है हाथियों को वहन सहन करने की, वो है केवल 55,000 की। तो संसाधनों पर दबाव कम करना भी एक कारण बताया जा रहा है कि हाथियों की कलिंग एक सही निर्णय है। और पिछले कुछ वर्षों में इस बढ़ती हुई संख्या के कारण, हाथियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण मानव हाथी संघर्ष भी देखने को मिला है और इसके कारण पिछले वर्ष 50 मौतें भी जिम्बाब्वे में हुई हैं, इस तरह की खबरें हैं। ये निर्णय जो है नामीबिया के बाद हाल ही में, जो नामीबिया में 83 हाथियों को मारने का निर्णय लिया गया था, वहां भी इसी तरह की सूखे की समस्या है और लोगों में इस हाथियों के मांस का वितरण करने के लिए निर्णय लिया गया था। तो जिम्बाब्वे दूसरा देश हुआ इस प्रकार का निर्णय लेने वाला। अब हम अफ्रीकी हाथियों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। एक चित्र इसका आप यहां देख सकते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े भू जानवर माने जाते हैं और एशियाई हाथियों से थोड़े बड़े आकार के होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की जो सूंड होती है उसमें 2 अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो एशियाई हाथियों की सूंड में सिर्फ एक ही उभार के रूप में होता है। आप जानते हैं कि हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में रहने के साथ ही हाथियों का जो नेतृत्व करता है वो मादा द्वारा किया जाता है, मादा हथिनी द्वारा किया जाता है और इसलिए हाथियों की सामाजिक संरचना में उनको मातृ सत्तात्मक, मैट्रियार्कल माना जाता है। हाथी को, अफ्रीकी हाथी को एक की स्टोन प्रजाति भी माना जाता है। की स्टोन प्रजाति कौन सी प्रजाति होती है? ऐसी प्रजाति होती है जो उस प्रकार के, उस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी पूरे इकोसिस्टम को चलाने में उसकी केंद्रीय भूमिका होती है। तो अफ्रीकी हाथी पारिस्थितिकी तंत्र में, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में वो रहता है, वहां उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है और इसीलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर यानी इकोसिस्टम इंजीनियर्स के रूप में भी जाना जाता है। अफ्रीकी हाथी के बारे में ये सामान्य बात हुई। हाथियों की जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 22 महीने तक चलती है, जो किसी भी अन्य स्तनपायी जानवर की तुलना में अधिक लंबी होती है और इसलिए ये हाथियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण चुनौती भी बनता है। अगर हाथियों का शिकार किया जाता है किसी भी कारण से, तो उनकी जनसंख्या की भरपाई करना बेहद मुश्किल होता है। जनसंख्या की भरपाई करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि शिकार तो एकदम हो जाता है, लेकिन उस जनसंख्या को भरने के लिए जो गर्भावधि है वो 22 महीने की है। इसलिए हाथियों का अगर शिकार बड़े स्तर पर किया गया तो उस जनसंख्या को भरने के लिए बेहद मुश्किल आती है। हाथियों की संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाथियों की, विशेष तौर से अफ्रीकी हाथियों की 2 मुख्य प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सवाना हाथी और एक वन हाथी, और दोनों में सवाना हाथी बड़ा होता है, बड़े आकार का होता है।
अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जो अफ्रीकी सवाना हाथी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। इसकी आबादी में पिछले 50 वर्षों में बहुत कमी आई है। पिछले 50 वर्षों में लगभग 60% की गिरावट इसकी आबादी में देखने में आई है, और साथ ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। एंडेंजर श्रेणी में रखा गया है, संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसके निवास स्थान के बारे में बात करें तो इसका जो निवास स्थान है वो उप सहारा अफ्रीका के मैदान है। उप सहारा अफ्रीका कौन सा क्षेत्र है? सहारा रेगिस्तान के बाहर का क्षेत्र, यानी दक्षिण का क्षेत्र सामान्य तौर से उप सहारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि अफ्रीकी सवाना हाथियों का आवास स्थान है। दूसरी वन प्रजाति कौन सी है हाथियों की? जिसको अफ्रीकी वन हाथी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस। इसकी आबादी में भी पिछले 31 वर्षों में लगभग 86% की गिरावट देखी गई है, और इसके कारण इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की IUCN की रेड लिस्ट में इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। इसके निवास स्थान की बात करें तो इसका निवास स्थान मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वन है, और सामान्य तौर से ये किसी भी अफ्रीकी सवाना के जो हाथी होते हैं उनकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये हमारी दूसरी खबर हुई। तीसरी खबर हमारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि नेट जीरो के अर्थ से जुड़ी हुई है। नेट जीरो का अर्थ जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल लगातार न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लगातार चर्चा में रहते हैं, और उसमें अलग अलग देश अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए या वैश्विक तापन को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर एक निर्बंधन लगाना चाहते हैं, एक पकड़ हासिल करना चाहते हैं, ताकि वायुमंडल का जो संतुलन है उसमें जो गैसों का कॉन्सेंट्रेशन है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, ग्लोबल वार्मिंग की घटना से हम बच सके, और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में हमें मदद मिल सके। इसमें हमें अलग अलग देशों द्वारा नेट जीरो लक्ष्य तय करते हुए देखा गया है। तो नेट जीरो का अर्थ क्या होता है ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। नेट जीरो का अगर आप सामान्य अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा सा मतलब ये नहीं होता। जैसे नेट जीरो का सामान्य अर्थ मतलब ये मान लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाकर के 0% पर ले आना, लेकिन वस्तुतः ये संभव ही नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किसी न किसी रूप में होता ही रहता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। वस्तुतः नेट जीरो का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को उस स्तर पर लेकर के आना कि जिस स्तर पर उसका उत्सर्जन होता है उतना ही वायुमंडल की क्षमता रहे उसको सोखने की, उसको अवशोषित करने की, ताकि वायुमंडल में गैसों के कॉन्सेंट्रेशन में, सांद्रता में किसी भी प्रकार से नकारात्मक परिवर्तन न हो। जितना उत्सर्जन हम कर रहे हैं वायुमंडल की उतनी ही ताकत हो उसे अवशोषित करने की। अगर हम ये चीज हासिल कर लें, जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण हासिल करके उनके उपयोग को सीमित करके, तो इसको हम कहते हैं कि हमने नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भारत ने भी अपनी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को तय किया है, और वर्ष 2070 तक भारत अपने नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। यही ये पूरी संकल्पना है। इसमें वायुमंडल को एक प्रणाली, एक सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है, और एक ऐसी प्रणाली जो शुद्ध शून्य पर पहुंच जाती है जब वह अपने द्वारा जोड़े जाने वाले और हटाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को एक संतुलित कर लेती है। यही है नेट जीरो की पूरी संकल्पना। इसका महत्व क्या होगा? अगर हम इस स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में हम प्रभावी हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की घटना को नियंत्रित करने में प्रभावी होंगे, और अंततः हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण जो अलग अलग संकट भुगत रहे हैं उनको भी सीमित करने में हम कामयाब हो सकते हैं। और यही इसकी पूरी अवधारणा भी रखी गई है। तो व्यापक लक्ष्य क्या है? नेट जीरो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई आवश्यक कार्यों में से एक लक्ष्य है। नेट जीरो कई और भी आवश्यक कार्य करने हैं, जैसे आपको रिफॉरेस्टेशन करना है, वनीकरण करना है, ताकि कार्बन कैप्चर के लक्ष्य को बढ़ाया जा सके, कार्बन कैप्चर की स्थितियों का निर्माण किया जा सके। आप जानते हैं कि वन जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन से की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसका नाम है नेट जीरो लक्ष्य, और मानवीय गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन को न्यूनतम करने की आवश्यकता पर नेट जीरो लक्ष्य बल देता है।
अगर हम प्राकृतिक कार्बन सिंक की बात करें तो वनों और परिपक्व वृक्षों जैसी प्राकृतिक प्रणालियों की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि वे कार्बन को अवशोषित करते हैं। हमें वनों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो हमारे परिपक्व वृक्ष हैं उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण कार्बन को अवशोषित करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं, जिससे उत्सर्जन में कमी आती है। और जो हमारे तापमान लक्ष्य है, जो कि पेरिस लक्ष्य में हमने निर्धारित किया है कि हमें पृथ्वी के तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, उसमें ये बढ़ोतरी नहीं करने देनी है। अगर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए जरूरी है कि जो अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे मीथेन हो और चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, इन गैसों की सांद्रता वायुमंडल में इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटे। क्योंकि जब इनकी सांद्रता बढ़ती है तो इनकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो आपको पता होगा कि उसमें नमी को सोखने की, अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारी अगली खबर होगी। क्योंकि अगली खबर हमारी ये है कि हाल ही में अलग अलग देशों में बाढ़ की आवृत्ति में, उसके होने में लगातार बढ़ोतरी महसूस की गई है, और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। तो अभी हम इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और उसके कारणों को भी जानेंगे। हाल ही में यूरोप के कई देशों में भीषण बाढ़ की घटना देखने को मिली है। कौन कौन से देश हैं? जैसे ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया में, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई और उससे भीषण बाढ़ भी आई। हाल की वैश्विक बाढ़ की जो घटनाएं हैं उसमें दक्षिणी जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, केन्या, ब्राजील सहित विभिन्न क्षेत्रों में भीषण बाढ़ की घटना घटी है, जिससे लाखों लोग अपने स्थानों से विस्थापित हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण अमेरिकी देश शामिल हैं। यानी ये घटना बहुत व्यापक है, पूरे विश्व में फैली हुई है। बाढ़ के जो प्रकार हैं, एक तो तटीय बाढ़ होती है और एक भूखंड की बाढ़ होती है। तटीय बाढ़ होती है वो मुख्य रूप से हवाओं और ज्वार भाटे से प्रभावित होती है, लेकिन जो लैंड पर होने वाली बारिश है वो नदी, भूजल और अचानक आने वाली बाढ़ मुख्य रूप से भारी वर्षा के कारण होती है। भारी वर्षा अचानक हो जाती है। तो इसका कारण क्या माना जा रहा है? इसका कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? अभी जो आपको बताया था, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। इससे पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी होती है। और जैसे कि जो अगर बढ़ोतरी होती है तो जो गर्म वायु होती है उसकी नमी को सोखने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, जो अंततः ज्यादा प्रिसिपिटेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है और अंततः बारिश की घटनाओं को बढ़ावा देती है। इससे भविष्य में बाढ़ का खतरा अलग अलग देशों में बढ़ने की उम्मीद है, और आशंका यह है कि बाढ़ की घटनाएं और भी अधिक गंभीर हो सकती हैं और व्यापक हो सकती हैं। हवा जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण जब उसमें ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है तो गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है, और जो वर्षा के पैटर्न को समझने में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वायुमंडल में गर्मी फंस जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है और भूमि और समुद्र से पानी का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। भूमि और समुद्र से पानी का वाष्पीकरण बढ़ेगा तो ऊपर ठंडी वायु के संपर्क में आने से उसमें संघनन की प्रक्रिया होगी और अंततः वो बारिश के रूप में बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आएगी। तो ये प्रक्रिया है पूरी तरह से। आप जानते हैं कि जो तापमान में कई प्रकार के अध्ययन किए गए हैं, और वो अध्ययन ये है कि तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए हवा की नमी को धारण करने की क्षमता 7% बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वायुमंडल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो हवा की नमी को धारण करने की जो क्षमता है वो 7% तक बढ़ जाती है। और इसलिए वैश्विक तापमान लक्ष्य क्या रखा गया है? वो रखा गया है कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने तक रोकना चाहिए, और 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको नहीं बढ़ने देना है पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले, क्योंकि वो एक बहुत ही विनाशकारी परिणाम ला सकता है। अब पूर्व औद्योगिक युग से लेकर के अब तक के वैश्विक तापमान में लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस की
वृद्धि हुई है। अलग अलग प्रकार के अध्ययन इस तरह की चीजों को प्रस्तुत करते हैं। हालिया निष्कर्ष एक और महत्वपूर्ण है, और वो निष्कर्ष क्या है कि 2022 के एक अध्ययन में इस प्रकार का संकेत मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध के बर्फीले और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की जो चरम सीमा है वो प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए औसतन 15% बढ़ गई है। तो यहां पर तो हमने देखा कि किस प्रकार से 1 डिग्री सेल्सियस में अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो हवा की नमी को धारण करने की क्षमता 7% बढ़ जाती है, लेकिन हवा की नमी को सोखने की जो क्षमता है उसकी धारण क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। लेकिन जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अगर वह 1 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी होती है तो वर्षा की जो चरम सीमा की घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी लगभग 15% तक बढ़ जाती है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रभाव को प्रकट करता है कि किस प्रकार से वैश्विक तापन अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ की घटना को बढ़ा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब हाल ही की कुछ प्रवृत्तियां देखती हैं। हाल की क्या प्रवृत्तियां हैं कि पिछले वर्ष यूरोप में सामान्य से लगभग 7% अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण इटली, नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया सहित कई देशों में हमें भारी वर्षा और बाढ़ देखने को मिलती है। ऐतिहासिक डाटा भी इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ऐतिहासिक डाटा क्या है कि पिछले वर्ष यूरोप में औसत वर्षा 1991 से 2020 की औसत वर्षा से 20% अधिक रही है, जो ऐतिहासिक रूप से हमें दिखाता है कि किस प्रकार से वर्षा के पैटर्न में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे भी जलवायु परिवर्तन की घटना जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है वो माना जा रहा है। बाढ़ की घटनाओं का कई जगहों पर आई बाढ़ की घटनाओं का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है। जैसे हाल ही में वर्ष 2021 में जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में आई बाढ़ का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया है। ब्राजील पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव माना जा रहा है, क्योंकि ब्राजील में माना जाता है कि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के कारण हाल ही में अप्रैल और मई के दौरान ब्राजील में जो बाढ़ की संभावना है वो दोगुनी हो गई है और बाढ़ का खतरा 9% अधिक हो गया है। इसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी है, और अगर हम इस आर्थिक प्रभाव को यूरोप के संदर्भ में जांचने का प्रयास करें तो वो आर्थिक प्रभाव इस प्रकार से है कि अगर हम अडेप्टेशन प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो अनुकूलन उपायों के बिना वर्ष 2100 तक, यानी अगली सेंचुरी तक, ये सेंचुरी पूरी होने तक 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से जो बाढ़ है उससे संबंधित क्षति में प्रति वर्ष 48 बिलियन यूरो से 48 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, और यूरोप में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 3 गुना हो सकती है। यानी जलवायु परिवर्तन की घटना से निपटने के लिए, वैश्विक तापन को कम करने के लिए अगर प्रयास नहीं किए गए तो इस शताब्दी के अंत तक, यानी वर्ष 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस की अगर वृद्धि हो जाती है वैश्विक तापमान में, तो इससे लगभग प्रतिवर्ष 48 बिलियन यूरो का यूरोप में नुकसान हो सकता है, और यूरोप में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो 3 गुना तक बढ़ सकती है। और इसलिए अगर बाढ़ों पर नियंत्रण रखना है तो इसके लिए भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके और जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को सीमित किया जा सके। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपको अब पहला प्रश्न है, पिग्मी हिप्पो का मूल निवास स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अमेरिका, पश्चिम यूरोप, पश्चिम अफ्रीका या दक्षिण एशिया। आपका अगला प्रश्न है, अफ्रीकी सवाना हाथी को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं संकटग्रस्त, गंभीर संकटग्रस्त, सुभेद्य यानी वल्नरेबल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2050, वर्ष 2070, वर्ष 2090 या वर्ष 2100। आपका आखिरी प्रश्न है, हाल के वर्षों में किस या किन देश या देशों में आई बाढ़ का संबंध जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स या उपर्युक्त सभी। इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।